अच्छा, डाटा के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं वो, उसमें आपके पास सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपके पास आपके डाटा का मीन मीडियन मोड। ठीक है, तो डाटा का जो मीन मीडियन मोड है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, और मीन मीडियन मोड किस तरह के डाटा का निकलता है। डाटा दो तरह का होगा, एक आपके पास होता है ग्रुप डाटा और एक होता है आपके पास अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में क्या फ़र्क होता है, कैसे आप बता सकते हैं मुझे कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या है। बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं भैया कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या होता है। चैट में तो नहीं लिख रहे हैं। एक सॉर्टेड होता है, दूसरा अनसॉर्टेड होता है। एक रैंडम दूसरा। नंबर स्प्रेड आउट होते हैं और दूसरे के अंदर आपका सॉर्टेड होता है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि 3 2 1 0 -2 0 1 2 3 4 0 0 5 0 3 एंड अगेन 0, तो ये अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास अनसॉर्टेड डाटा है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि अनग्रुप डाटा है। ठीक है, तो ग्रुप डाटा कैसा होगा, ग्रुप डाटा होगा हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज होंगी और एक्स और एफ होगा। ऐसे ही दो तरह की कैटेगरी आपको दी जाती है, क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी की। तो ये जो तमाम बच्चे हमारे पास हैं उन्होंने अपने प्रीवियस लेवल में इसे डेफिनेटली पढ़ा हुआ है, एक्स और एफ। ठीक है, तो यही डाटा, अगर इसी डाटा को मैं सॉर्ट करके इस फॉर्म में ले जाऊं तो वो मेरे पास ग्रुप हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि यार क्या क्या वैल्यूज़ कब कब रिपीट हो रही हैं। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास जीरो कितनी बार आ रहा है डाटा के अंदर, 1 2 3 4 5 6, जीरो लिख के यहाँ 6 लिख दिया। फिर आपने वन लिख के यहाँ पे वन के सामने टू लिख दिया, टू आपने कितनी बार लिखा, टू थी, मतलब काउंट करके आपने फ्रीक्वेंसीज को बता दिया। तो आपके पास बेसिकली एफ जो होता है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी का काउंट होता है। ठीक है, कि आपके डाटा का फ्रीक्वेंसी का काउंट क्या है। अच्छा, यही वैल्यू आपके पास क्लास इंटरवल्स में भी होती है, क्लास इंटरवल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो क्लास इंटरवल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होता है कि आपके पास क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस के अंदर फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपके पास इस तरह से लिखा है कि 0 से 3 इसके बीच में 10, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके 0 से 3 के बीच में 10 वैल्यूज है। इसका मतलब ये है कि 0 से 3 तक जो नंबर है उनमें से जो भी वैल्यूज वहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, हो सकता है 0 इस्तेमाल ना हो रहा हो, 3 इस्तेमाल ना हो रहा हो, लेकिन वहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी ऑफ द नंबर्स है बिटवीन दिस रेंज उनकी क्वांटिटी 10 है। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको, सबको क्लियर है। यस। मतलब 0 1 2 3 10 दफा कहीं लिखा होगा। हाँ, हो सकता है वन ही 10 दफ़ा लिखा हुआ हो। इस रेंज के बीच में हो सकता है वन ही 10 दफ़ा लिखा हुआ हो। इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है। मतलब भाई कि सही सही ओके। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह से लिखा हुआ है कि 1 2 3 लिखा हुआ है, उसके सामने कहीं पे उसने 10 लिखा, कहीं पे 5 लिखा, कहीं पे 4 लिखा, ये तो समझना बहुत आसान है कि वन जो है 5 दफ़ा लिखा था, टू जो है 10 दफ़ा लिखा था, थ्री जो है वो 4 दफ़ा लिखा हुआ था। तो ये तो बात समझना बहुत आसान है। लेकिन इसके बाद जो मुश्किल चीज़ है वो आगे की तरफ जाके आती है, यानी कि हमने डेटा की कैलकुलेशन में ये देखना पड़ता है कि भाई हम क्या चीज़ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास तीन मेजर टूल्स होते हैं जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो मेजर टूल्स होते हैं मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी के, जिसमें आप कहते हैं मीन मीडियन मॉड। ठीक है, ये तीन टूल्स होते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के। ठीक है, इसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, फिर उसके साथ आपके पास कुछ टूल्स और होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपके पास रेंज, फिर आपके पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर आपके पास होता है वेरिएंस। ठीक है, ये वो टूल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन।
डिस्पर्जन का मतलब आपको सिंपली बात में समझ में आता है कि डिस्प्रेस ऑफ द डाटा, कि डाटा आपका फैला हुआ है, तो उसके फैलाव को कैलकुलेट करने के लिए जो चीज़ आप कैलकुलेट करते हैं वो कहलाती है रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ठीक है। और इसी तरीके से मीन मीडियन मॉड बेसिकली होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि आपके डाटा की सेंट्रल वैल्यूज या सेंट्रल लिमिट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कैलकुलेशन हो रही है वो कहलाती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। यानी कि जब आप उसमें कैलकुलेट करते हो मीन मीडियन मॉड, तो इसमें एवरेजेस की बात हो रही थी, और एवरेज ज़्यादातर सेंट्रल वैल्यू को हाईलाइट कर रहा होता है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है कि डाटा में कैलकुलेशन करनी कैसे। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है। एक तरह का मीन तो हम पढ़ के आए हुए हैं, जो मीन हमने पहले पढ़ा है। वो मीन कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे मीन की बात की जा रही है तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास मीन दो तरह के डाटा में एग्जिस्ट कर रहा होगा, एक ग्रुप में होगा और एक होगा हमारे पास अनग्रुप में। तो जब वो ग्रुप डाटा के अंदर होगा तो उस वक्त जब हम मीन की बात करेंगे तो उस वक्त हमारे पास मीन कहलाएगा हमारा एक्स बार। ठीक है। वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि एफ और एक्स का एक कॉलम बनेगा जिसका आप सम कैलकुलेट करेंगे, और सिग्मा एफ होगा आपके पास फ्रीक्वेंसीज का टोटल। ये अभी हम डिस्कस करेंगे डाटा के अंदर। फिर अगली चीज़ होती है आपके पास अनग्रुप डाटा की फाइंडिंग्स। अनग्रुप डाटा की फाइंडिंग्स में क्या होता है? उसमें ये होता है मेरे भाई कि एक्स बार जो होता है वो होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सही। अच्छा, अब ये मीन ऐसा मीन है जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वही वाली चीज़ें जो हम पहले पढ़ते हुए आए हैं, किसी ने वो लेवल से पढ़ा होगा या अगर कोई और डिफरेंट बोर्ड से आ रहा है तो उसने वहाँ पे पढ़ा होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें एक और मेथड भी इंट्रोड्यूस होता है, वो कहलाता है कोडेड मीन। कोडेड मीन क्या चीज़ है? कोडेड मीन ये है कि लेट्स सपोज आपकी कोई भी वैल्यूज थी एक्स की, उसको आपने एक किसी डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर कोड कर दिया और उसके बाद आपने मीन को कैलकुलेट किया। ठीक है। तो कोडिंग का मेथड होता है वो हमेशा डिफाइन किया जाता है कि कोड किस तरह से की गई थी या इसका क्या तरीकेकार था जिस पे आपने कोड किया था। तो वो एक अलग साइंस है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम कोडेड की बात कर रहे हैं। कोडेड में क्या होता है? कोडेड मीन के अंदर कि आपका वेरिएबल किसी नई वैल्यू के ऊपर असाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यूज थी, उसमें से ए माइनस करके बी से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है। तो इस वक्त जब आप कोडेड मीन कैलकुलेट करते हो तो कोडेड मीन का मतलब है कि आपके पास जो एक्स की वैल्यूज थी, जो भी आपके डाटा में था, उसको आपने नए सिरे से वाई बना दिया और अब आपने मीन को कैलकुलेट किया। ठीक है। ऐसा करने से कोई खासा फर्क तो नहीं पड़ता डाटा के ऊपर, डाटा में थोड़ी सी तब्दीली जरूर हो जाती है, यानी कि वाई बार विल बी इक्वल टू एक्स बार माइनस ए अपॉन बी। ठीक है। इसमें ये चेंजेस आती है, मतलब इसमें हुआ क्या, वाई बार वो मीन है जो तुमने नया डाटा कोड करके निकाला है। अगर तुम्हें ओरिजिनल मीन पता करना है तो तुम्हें ए और बी की वैल्यूज को डाल के ओरिजिनल मीन की वैल्यू तुम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, पर इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जा रहा है फिर समझ में आएगा सही तरीके से। ये है मीन की खासियत। फिर अगली चीज है तुम्हारे पास तुम्हारा मीडियन। मीडियन के बारे में सब जानते हैं, क्या होता है मीडियन? ये भाई सबने पढ़ा हुआ है। मीडियन क्या चीज है? मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू। अच्छा, अब मिडिल वैल्यू दो तरह के डाटा में होगी डेफिनेटली, ग्रुप डाटा में भी होगी और अनग्रुप डाटा में भी होगी। अनग्रुप डाटा में अगर मिडिल वैल्यू होगी तो उसका तरीकेकार होगा, तरीकेकार ये होगा कि डाटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, उसके बाद उसकी
सेंट्रल वैल्यू को फिगर आउट कर लोगे, जो कि बहुत आसान है। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, छोटी वैल्यू सबसे पहले, उसके बाद बड़ी 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 ऐसे ऐसे वैल्यूज बड़ी कर दी आपने, और देन उसके बाद फाइनली आपने उसकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया। 1 2 दो 3 मीडियन 4। हो सकते हैं, दो मीडियन नहीं होते। तो अगर अगर 4 वैल्यूज हो फॉर दो वैल्यूज, एग्जाम्पल। हाँ, तो उसकी जो सेंट्रल की दो वैल्यूज होंगी दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। वही बताने वाला था मैं कि सेंट्रल वैल्यू जब आप फाइंड करते हो तो एन को देखना ज़रूरी होता है। यानी कि एन अगर ऑड है तो सिंगल वैल्यू होगी मिडल में, लेकिन एन अगर इवन है तो आपके पास डाटा के बीच में दो वैल्यूज होंगी, तो उस वक्त आपके पास उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो मीडियन निकल आएगा। ठीक है। ग्रुप डाटा में क्या होगा, ग्रुप डाटा में आपको मीडियन नहीं पता चलेगा, मीडियन क्लास पता चलेगा। मीडियन क्लास, क्योंकि आपका डाटा दो तरह की फॉर्म्स में आपको नजर आता है। एक होता है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म कैसी होती है बेटा, कि आपके पास क्लासेस दी गई होती हैं, यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 आप उसका CF बनाते हो, और CF बना के कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के अंदर डाटा का 50% आइडेंटिफाई करते हो, और वहां से अपनी वैल्यू को पिक आउट करके अपनी क्लास को बता देते हो कि ये मेरी मीडियम क्लास है। ठीक है। ये ओ लेवल्स तक का काम है, उस लेवल्स में इस तरह होता था। और अगर एक्स और एफ का डाटा है तो उसमें भी ये होगा कि इस कॉलम की जगह, ये जो कॉलम आपके पास लगा हुआ है इस वक्त यहाँ पे TI का, इसकी जगह पे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी एक्स की। फिर आप कंपैरिजन करोगे, सेम यहाँ पे वही काम करोगे जो मैंने बताया अभी। फिर आप उस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से फिगर आउट करोगे और एक्स की वैल्यू को बता दोगे, बोलोगे मेरे डाटा का मीडियन है। अब मसला कहाँ पर सॉरी सर, मगर ओ लेवल्स का भूल का मसला ये है। है ढक्कन। सर ये सब कुछ लिखना है, आप फाइल शेयर करेंगे? लिखोगे साथ, फाइल भी शेयर कर दूंगा लेकिन लिखोगे साथ। मल्टीटास्किंग नहीं होती सर यार, या तो लिखा जाता है या समझा जाता है। ओहो, चल अच्छा तू समझ ले पहले। ये है ना। अच्छा, अब इसके बाद अगला काम क्या है हमारे पास, कि ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पे हमने क्या करना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब हमें मीडियन क्लास पता होती है और वो कहता है कि एग्जैक्ट मीडियन चाहिए। मीडियन क्लास होती है और वो कहता है कि एग्जैक्ट मीडियन चाहिए। ऐसा पहले हुआ करता था 2016 के पेपर से पहले, लेकिन 2016 के बाद उनको बच्चों पे तरस आ गया, उन्होंने बोला अब ऐसा नहीं होगा। तब जब ये हुआ करता था 2016 से पहले, तो उस वक्त मेथड लगा करता था एक, उसका नाम होता था इंटरपोल्यूशन मेथड। ठीक है। इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन में क्या होता था कि हम उस क्लास के अंदर से भी ना उस मीडियन की वैल्यू को बाहर निकाल लेते थे, तो वो भी होता था। लेकिन बता रहा हूँ सिर्फ ताकि पता होना चाहिए कि हुआ क्या था। अच्छा, अब उसके बाद अगली चीज क्या है हमारे पास, मीन मीडियन हो गया, तो उसके बाद अगली चीज हमारे पास आती है हमारा मॉड। मॉड में आपके पास ग्रुप हो या अनग्रुप हो, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आप ऐसे प्लेनेट से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पे अनग्रुप डाटा पाया जाता है, यहाँ पे ऐसे प्लेनेट से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पे ग्रुप डाटा पाया जाता है, अनग्रुप डाटा के अंदर कुछ भी नहीं करना आपको, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को पिक करना है कि आपके डाटा की सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी। और अगर ग्रुप डाटा हो जाता है तो ग्रुप डाटा के अंदर आप क्या करते हो, आप फिगर आउट करते हो कि आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके सामने जो एक्स की वैल्यू आ रही होती है उसको आप डायरेक्टली पिन पकड़ लेते हो, वो आपका ग्रुप डाटा हो जाता है। तो ये दो तरह की कैटेगरीज इसमें पाई जाती है। उसके बाद जो हमारे अगले आते हैं जिसे आप कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या करते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेसिकली डाटा की स्प्रेडनेस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो उनके टूल में सबसे पहला टूल जो है वो मेरे पास है रेंज।
ये भाई रेंज क्या चीज है? रेंज बताओ, किसी के दिमाग में है क्या होती है? मैक्सिमम जो जा लोएस्ट और सकता है हाईएस्ट किसी भी। रहती हाँ, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस जो होता है उसे डाटा में रेंज कहा जाता है, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हमारी वैल्यूज की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, मतलब हमारी फ्रीक्वेंसीज कहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली जा सकती हैं। तो दैट इज कंसिडर्ड एज रेंज। फिर उसके बाद, अच्छा एक और मजेदार बात, ये सारी वैल्यूज जो हैं ये एब्सोल्यूट होती हैं। अब एक वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे एब्सोल्यूट का, कोई बच्चा मुझे बताएगा एब्सोल्यूट किसे कहते हैं? What is absolute? एग्जैक्ट। हाँ हाँ, तो एग्जैक्ट को फिर क्या कहेंगे? फंस गया राम, राम प्यारे फंस गया। सिंगल। सिंगल। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि द वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि वो एक मॉड्यूलस है, यानी कि वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसे हमेशा पॉजिटिव होना हो। सही। इसी तरीके से हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है भाई? जो कि आपके डेटा के अंदर ये बताता है कि आपका डेटा अपने मीन पॉइंट से कितना दूर है। वो कैसे पता चलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है ये वाला। अगर आप अनग्रुप में कैलकुलेट करते हैं तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन पे होल स्क्वायर, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ के ऊपर होल स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला है अनग्रुप डाटा का, ये आपके पास फॉर्मूला है ग्रुप डाटा का। क्लियर हो गई बात? एक आपके पास क्या है, ग्रुप, और दूसरा आपके पास क्या है, ग्रुप। ये जो चीज़ है ये एग्जैक्टली मीन है आपके डाटा का। हाँ, मीन है। सही। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब इसी से जुड़ा हुआ एक और भी होता है, जिसे आप कहते हैं बिल्कुल इसका जोड़ीदार या भागीदार कह लें आप उसको, वो होता है वेरिएंस। वेरिएंस का क्या मतलब होता है? मतलब पूछ रहा हूँ बस, ये नहीं जानना चाह रहा कि मैं इसमें क्या होता है। बस वेरिएंस एक वर्ड है, उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन क्या होती है? वन जरा जल्दी से गूगल करेगा फटाफट, मैं बताऊं। अंजिला, वेरिएंस क्या होता है? जिमल क्या होता है वेरिएंस? जिमल ने तो पढ़ा हुआ है पहले। वेरिएबल से निकला होगा वर्ड। हाँ, और वेरिएबल किससे निकला है? वैरायटी से चेंजेस। हाँ, चेंजेस, यानी कि आपके डेटा में क्या चेंज प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका वेरिएंस है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बेसिकली सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है, और वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर से। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर सिग्मा स्क्वायर हुआ तो फॉर्मूला तो फिर ये हो जाना चाहिए, सिग्मा एक्स अपॉन एन के ऊपर होल स्क्वायर, ग्रुप के लिए, और अनग्रुप के लिए हो जाना चाहिए एफ एक्स के ऊपर स्क्वायर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन पे स्क्वायर। तो खत्म हो गई बात। सही है, बिल्कुल यही तो फॉर्मूला है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस फर्क क्या है? फर्क है इसमें लगा हुआ है स्क्वायर रूट और इसमें सिर्फ लगा हुआ है स्क्वायर, जिसकी वजह से स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, वेरिएंस कभी भी किसी भी चेंज का नेगेटिव तो नहीं हो सकता, मेरा दिल ऐसा कहता है। और आप क्या कहते हैं? वो भी नहीं हो सकता, क्यों? किसी भी चीज का चेंज जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है।
चाहे वो नीचे की तरफ जा रहा हो या ऊपर की तरफ जा रहा हो, नेगेटिव चेंज तो नहीं होता इंसानों के अलावा डेटा के अंदर, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके मीन पॉइंट से कितना दूर है, और वेरिएंस आपके पास जो है एग्जैक्टली चेंज है, वही दोनों चीजें सेम है ऑलमोस्ट। अब जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो होती है आपके डाटा की स्क्यूनेस। व्हाट इज दिस स्क्यूनेस? स्क्यूनेस का वर्ड मैंने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया था। स्क्यूनेस होता है मेजर और टेंडेंसी के टूल्स में एक ऐसी वाहिद चीज जिसके जरिए तुम बता सकते हो कि तुम्हारा डाटा किस डायरेक्शन में घूम रहा है। स्क्यूनेस वैसे तो हमें निकालने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन हमसे पूछी जरूर जाएगी, जिसकी बुनियाद पे हम स्क्यूनेस नहीं पूछी जाएगी, मतलब डाटा पे कमेंट्स करने होंगे तो उसमें स्क्यूनेस बहुत काम आती है। ठीक है, 3 डायग्राम मैंने बोर्ड पे मतलब बनाई है आईपैड पे। पहली है मेरे पास पॉजिटिव स्क्यूनेस, दूसरी है मेरे पास सिमेट्रिक, और तीसरी है मेरे पास नेगेटिव स्क्यूनेस। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं हम बेल शेप्ड। सही। तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है, इसके अंदर डाटा का आपके पास पहले आता है मीन, फिर मीडियन और फिर मॉड। उसके बाद यहाँ पे मीन मीडियन मॉड, और यहाँ भी मीन मीडियन मॉड। अच्छा, अब ये तीनों में मीन मीडियन मॉड आ रहा है, तो फर्क क्या है? भाई फर्क ये है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड। इसमें मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड। इसमें होता है मीन लेस देन मीडियन लेस देन मॉड। अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड टेंडेंसी के अंदर ये 3 चीजें पता कर रहे हैं, तो वो आपसे डाटा के कमेंट्स के बारे में पूछ सकता है, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जनाबे वाला, अगर ये रिलेशन है तो डाटा मेरा पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर ये रिलेशन आया तुम्हारा ऑलमोस्ट, तो तुम कह सकते हो डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बेल शेप कंडीशन, कि वो एक सिमेट्रिक डाटा है। ठीक है, सिमेट्रिक डाटा का मतलब मैं आपको जर्नल वे में समझा देता हूँ। डाटा पे लिखी हुई जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, ये फ्रीक्वेंसीज की छवि बना है। यानी कि शुरू की क्लासेस जो थी, उसमें फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता लो होना शुरू हो गई, और आखिरी क्लास में बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी थी। बेल शेप का मतलब है कि शुरू में कम थी, एंड में भी कम थी, बीच की जो क्लासेस थी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। ठीक है, इसमें बता रहा है शुरू की क्लासेस से कम थी और आखिर की क्लासेस के अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। समझ आ रही बात? तो ये डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर रहा होता है, इसे कहा जाता है स्क्यूनेस। ये एब्सोल्यूट मेजर्स का सबसे वाहिद वो टूल होता है जिसके जरिए आप पूरे डाटा के बारे में बता सकते हैं, और डाटा के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन, यानी कि मीन मीडियन मॉड की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज को बता रहा होता है, तो आप फ्रीक्वेंसीज को देख के आइडेंटिफाई करके वैल्यू फिगर आउट कर लेते हैं। समझ आ गई बात? तो यहाँ तक ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई सवाल होगा तो वो अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, तो बता सर दें बस पहले वो मुझे। कम्युनिटेटिव फ्रीक्वेंसी बता दें, याद नहीं है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है, पहली फ्रीक्वेंसी सेम, दूसरी में पुरानी वाली ऐड, फिर तीसरी में दोनों वाली ऐड, फिर चौथी में फिर और ऐड। अभी मैं करवाऊंगा सवाल तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वार्टाइल्स का मतलब क्या होता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वार्टाइल्स ऑफ द डाटा, क्वार्टाइल्स का मतलब क्या होता है? 4 पोर्शंस। 4 पोर्शंस। और अगर परसेंटाइल हो तो परसेंटेज में परसेंटेज। वॉल्यूम के लिए 100 पोर्शन हो जाएंगे, डिसाइल में 10 पोर्शन हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात? मतलब पोर्शंस की बात हुई। अच्छा, अब सवाल मेरा ये है
कि अगर किसी रस्सी के मुझे 4 बराबर टुकड़े बनाने एक साइज के, तो मुझे उसे कितनी जगह से तोड़ना होगा? 3 जगह पहले से। उसको बीच से, फिर उसके बाद उन दोनों को रखे, उन दोनों के बीच से काट दे 3 चारों। जगहों से तोड़ना होगा। हाँ, 3 जगहों से तोड़ना होगा। या जो बिलाल ने कहा या जो जुबैल ने कहा। मैंने शायद हमदिल्ला ने भी बोला, मैंने सुना नहीं। क्वार्टाइल जो होता है बेसिकली किसी भी डाटा के अंदर यही रोल प्ले कर रहा होता है। जब आप क्वार्टाइल्स को पढ़ते हैं, क्वार्टाइल अपने डाटा के अंदर यही मानन रखता है कि वो इस तरह से टूटेगा कि कुछ प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अब जरा समझा देता हूँ मैं क्या है। ये होता है आपका लोअर क्वार्टाइल, क्यू एल। ये होता है अपर क्वार्टाइल, और ये होता है आपका मीडियन, जिसे आप क्वार्टाइल 2 कहते हैं। अमूमन कुछ किताबों में क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3 कहा जाता है। कुछ जगहों पे लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल कहा जाता है। एल मीन्स लोअर क्वार्टाइल, यू मीन्स अपर क्वार्टाइल। इसमें डाटा टूटता है 25% पे, इधर टूटता है 50% पे, और इधर टूटता है 75% पे, 75%। यानी कि ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये चारों के चारों पोर्शन इक्वल है। मैंने डाटा को 3 जगह से तोड़ा। ठीक है, जब मैं परसेंटाइल की बात करूंगा, तो परसेंटाइल में 100 जगहों से नहीं तोड़ूंगा मैं उसको। 100 जगहों से नहीं तोड़ूंगा। क्वार्टाइल में 4 थे ना, तो परसेंटाइल में मुझे 100 हिस्से बनाने, तो कितना तोड़ना पड़ेगा? 10 जगहों से। नहीं नहीं, परसेंटाइल है ना, 99। 99, एक कम होगा। इसी तरह से डिसाइल है, तो डिसाइल का मतलब है 10 हिस्से। 10 हिस्से बनाने के लिए कितनी जगहों से तोड़ना होगा? 9। 9 जगहों से। बताइए बात क्लियर है? तो डिसाइल जो होता है वो 10-10% के हिसाब से टूटता है। यानी कि D10 हो गया, D20, D30, D40, D50, D60, D70, D80, D90। D90 तक तोड़ूंगा मैं, तो मेरे पास 10-10% के हिस्से बन जाएंगे 100। वो मतलब 10 डिसाइल 10 हिस्से हो जाएंगे। और जब 100 की बात करूंगा परसेंटाइल की, तो P1, P2, P3, P4, P5, P6, यानी कि इसका मतलब 99 जगहों से तोड़ूंगा तो 100 बराबर हिस्से बन जाएंगे। समझ आई बात? क्लियर है सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानल्लाह, आऊज़ु बिल्लाह। अच्छा चलें, अब आते हैं सवाल की तरफ। अभी हुज़ैफा होता ना क्लास में, तो और भी मजा आता है ना अंजिला? जी सर। पूछता बड़े मजे मजे के सवाल। अच्छा, ये सवाल आपके पास दिया हुआ है मई जून 2022 का। वो कह रहा है 20 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्री। Their estimate in meters were as follows: 4.1, 4.2, 4.4. सारी वैल्यूज दी हुई हैं। Find the median of the estimated height। यार mean of the estimated height, मीन कैलकुलेट करने के लिए बड़ा आसान सा है, क्योंकि अब हम ए लेवल्स में आ गए। तो कैलकुलेटर और नॉन कैलकुलेटर वाली तो कोई बात है ही नहीं ना, मतलब ऑल द थिंग्स आर कैलकुलेटर। तो आपने कुछ भी नहीं करना, सबको प्लस करना, डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कर देंगे, मीन आ जाएगा हमारे बच्चों की तरह। कौन प्लस करेगा अल्लाह का वली? वो तो कोई होगा नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा है। भाई आ रहा है 105.94। टोटल ऑब्जर्वेशन है मेरे पास 20 डिवाइडेड बाय 20। मेरे पास आंसर आ रहा है 5.297। ओके की रिपोर्ट। अब है पार्ट बी। पार्ट बी में उसने मुझसे बोला फाइंड द मीडियन ऑफ द एस्टिमेटेड हाइट। मीडियन निकाल के दिखा दो भाई।
मीडियन निकालने के लिए मुझे डाटा का सेंट्रल फाइंड करना पड़ेगा, और सेंट्रल फाइंड करने का मतलब है कि 20 वैल्यूज हैं तो उसका हाफ करूँ मैं तो 10 होती है, यानी कि 10 अगर मैंने छोड़ी और 10 मैंने छोड़ी तो फायदा कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे इवन नंबर है तो उसका मतलब मुझे बीच में 2 छोड़नी होगी, यानी कि 5.4 और 5.5। ठीक है, ये मेरे सेंटर की वैल्यू होंगी। इससे पहले मेरे पास टोटल 9 वैल्यूज पड़ी हुई हैं और इसके बाद मेरे पास टोटल 9 वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अब डाटा का जो मीडियन है वो इन दोनों से निकालना पड़ेगा, यानी कि मीडियन निकालने के लिए, क्योंकि अब सेंटर में सिर्फ ये 2 वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो 5.4 प्लस 5.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो मुझे डाटा का मीडियन पता चल जाएगा। 5.45 ना। हाँ ठीक है, 5.45 हमें डाटा का मीडियन पता चल। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज क्या है जो हमें सीखनी है, वो ये कि give a reason why the median is likely to be more suitable than the mean as a measure of the central tendency of this information। हमारे पास हमें ये बताना है कि इसका मीडियन क्यों ज्यादा सूटेबल है बनिस्बत मीन के। अब ये बताना है आपको, ठीक है। इसका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एग्जैक्टली क्या है बेटा? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है बेटा? एवरेज, मतलब क्या बात है, मेन क्या वाली बात चीज बीच में। चीज वाली चीज। तो मीन जो है वो इस वक्त मेरे बच्चे वो 5.29 है, जिसका मतलब ये है कि इसके हिसाब से मीन जो है वो यहाँ लाई कर रहा है, विच इज नॉट एग्जैक्टली आंसरिंग मी रिलेटेड टू द सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेरा जो मीडियन है विच इज एग्जैक्टली लाइंग बिटवीन दीज टू वैल्यूज, सो दैट इज डायरेक्टली टेलिंग मी दैट दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डाटा। ओके, तो मीडियन मोर लाइकली समझ क्यों है? आ गया। आ गया, समझ तो आ गया मेरे बच्चे। अब बताओ लिखोगे क्या? मीडियन इंग्लिश में ये आ गया था। इज, ओ इंग्लिश में ए आ गया था, suitable than mean because mean is 5.297, which is not defining, which is not, क्या बोलते हैं, not defining नहीं होगा, which is not appropriate according to the rule of central tendency। सही है मेरे भाई? अच्छा, जो लिखने वाला काम होता है ना, हमेशा याद रखिएगा मेरी बात, लिखने वाला जो काम होता है स्टैट्स में, वो आपने दिल खोल के लिखना है। सही? क्यों? दिल खोल के और पेन खोल के लिखना है। वजह क्या है उसकी मैं बता देता हूँ। लिखने का काम 1 से 2 मार्क का होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है, आपकी सोच से भी ज्यादा, तो वो एग्जैक्टली उसी बात को लिख देते हैं जो एग्जामिनर को पसंद होती है। तो वो 2 लाइन में भी लिखते हैं तो उनको पूरे नंबर मिल जाते हैं, या 1 लाइन में भी लिखते हैं या आधी लाइन में भी लिखते हैं तो नंबर पूरे मिल जाते हैं। क्योंकि जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो प्रेशर इतना ज्यादा होता है, तो अंग्रेजी तो उल्टी सीधी होती है, और जहाँ पे लिखने वाला काम कम होता है वहां पे तो होती है भाई। तो आपने क्या करना है, दिल खोल के लिखना है। आप 1 से 1.5 लाइन का स्टेटमेंट लिखें, ऐसा लिखें कि आप कोई भी चीज उसमें मिस ना करें, ठीक है। तो वो कोई भी चीज जब आप उसमें मिस नहीं करेंगे तो उसका मतलब ये होगा एग्जामिनर नंबर नहीं काट पाएगा। सिंपल। तो दिल खोल कर और पेन खोल के। पेन खोली। सही, पेन खोली। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे ये कह रहा है भाई कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 वैल्यूज ऑफ एक्स आर 60 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। उसने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया पहले से, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो कह रहा है एक्स बार ले लो मुझसे 60
और सिग्मा मुझसे ले लो 4। कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर। वाह भाई वाह, ये क्या बात है। चलो कर लेते हैं, क्या मसला है इसमें। हमारे पास एक्स बार हमें मालूम है कि सिग्मा एक्स ओवर एन के बराबर होता है, ऐसा ही होता है आज तक। तो हमने इसकी जगह डाल दिया 60। क्या हमारे पास डाटा में एन मौजूद था? हाँ भाई मौजूद था। उसने कहा था 20 वैल्यूज, उसने 20 खापड़ हमें दिए थे। तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय 20 और 20 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिग्मा एक्स बराबर हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय 60 के। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा एक्स 2 6 12 200। ये भाई मेरे। अच्छा उसके बाद अगली चीज क्या है कि व्हाट डू वी हैव टू डू, that we have figured out the value of sigma x, so we are interested to figure out the value of sigma x square. So क्या as सर the ये एस्टिमेटेड वैल्यू निकली है, ये जो सिग्मा एक्स की एस्टिमेटेड वैल्यू निकली है या फिर क्या एक्चुअल वैल्यू निकली है? exact value, actual value निकली, एक्चुअल निकली क्योंकि मीन था मेरे पास और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, सिग्मा एक्स एक्चुअल निकल गया। अच्छा उसके बाद अगली चीज ये दी थी उसने मुझे, उसने कहा था भाई सिग्मा भी है तुम्हारे पास, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालो। मैंने कहा यार मैं सिग्मा स्क्वायर को सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन के ऊपर, अच्छा मैं कभी कभी इसको भी ना सिग्मा ही कह देता हूँ क्योंकि ये समीशन है वैसे बेसिकली, और सिग्मा ये है। तो ये मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया क्योंकि वो ज़्यादा आसान लग गया मुझे, क्योंकि अगर मैं रूट निकालूँ उसको बाहर निकालूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँ, लंबी ना करूँ, डायरेक्ट कर दूँ। तो मैंने लिखा 4 स्क्वायर समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन की जगह पे आ गया 20। अच्छा ये जो थे महाशय ये मेरा मीन, तो मैं इधर मीन ही डाल देता हूँ ना यार, क्योंकि मैं अगर इसकी वैल्यूज पुट करूंगा तब भी तो मुझे मीन ही मिलेगा ना, तो मैं डायरेक्ट मीन डाल देता हूँ। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 20 माइनस 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। इसको माइनस से उधर भेज के प्लस कर देते हैं तो 3616 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 20 से तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जिसके मुताबिक मेरा सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है 72320 आ रहा है। सही है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी किसी को? ये सिग्मा एक्स एक्चुअली है क्या कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज? सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर, सिग्मा यानी एक्स, सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स वैल्यूज ऑफ सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, और सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एक्स। सही, ओके। यानी कि अगर 20 वैल्यूज हैं और उनका मीडियन 60 है, यानी कि 60 उनका कहते हैं बीच वाले, मतलब सेंट्रल वैल्यू है। हाँ मीन 60, मीडियन नहीं, मीन 60 है। मीन 60, सेंट्रल वैल्यू 60 है। तो जितनी भी वैल्यूज होंगी उनका सम 1200 ही होगा। 1200 ही, अच्छा जो भी हो। अच्छा अगले सवाल में कह रहा है अनदर 10 वैल्यूज एक्स आर सच दैट देयर सम इज 550 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 40500। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल दीज 30 वैल्यूज ऑफ एक्स। ओहो, मतलब अब पहले 20 दी हुई थी, 20 पे कैलकुलेशन कराई, अब कह रहा है भाई और ले लो मुझसे वैल्यूज और बता दो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। मैंने कहा अच्छा अभी बता देते हैं। तो मेरे पास पुराना सिग्मा एक्स कितना था जो पहले मैंने निकाला था, वो था 1200। अब मेरे पास 10 वैल्यूज और डाल दी डाटा में, और उसका मुझे सम भी दे दिया कि वो जो 10 वैल्यूज है उनका सम जो है वो ये है। मैंने कहा एक काम करते हैं नया सिग्मा एक्स निकाल लेते हैं। मैंने उस सम को प्लस कर दिया। अब मेरा एन ओल्ड वाला जो था वो 20 था, और 10 वैल्यूज डालने से अब एन भी चेंज हो गया। तो ये जो सिग्मा एक्स है नया जो मेरे पास बना इस वक्त डाटा में 800 प्लस 550, ये हो गया 1750, और ये हो गया टोटल 30। तो मीन जो है मेरे डाटा का वो हो गया सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो मीन आ गया मेरे पास 1750 डिवाइडेड बाय 30। ये हो गया मेरे पास एक्स बार विल बी इक्वल टू 58.33 एंड सो ऑन, तो डायरेक्टली कर देते हैं 58.3। सही रिकरिंग आ रहा था। अब मुझे उसने दिया उसका स्क्वायर भी, उसने कहा भाई स्क्वायर भी ले ले। अच्छा, और उसने मुझे स्क्वायर भी दिया उन 10 वैल्यूज का, और उसने मुझे कहा कि अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन बता दो। मैंने कहा ठीक है भाई स्टैंडर्ड डेविएशन बता देते हैं। पहले मैं इस पुराने सिग्मा एक्स स्क्वायर को देखता हूँ।
पुराने जो स्क्वायर्स का सम था वो था 72320 72320। अब 10 और वैल्यूज हैं, उनकी हर पर्टिकुलर वैल्यू का स्क्वायर करके उसने उसका जब सम किया तो वो ये बन रहा था। तो ये भी उठा के मैंने इस डाटा के अंदर ऐड ऑन कर दिया 40500। अब इससे हुआ क्या कि 72320 प्लस 40500 ये आ गया मेरे पास, ये बन गया 112820। ये नया सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया। अब नया मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो मैंने नया वाला डाला ये 111। के पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो ये वाला हो गया मेरे पास 111280 डिवाइडेड बाय एन हो गया 30। सिग्मा एक्स जो नया मैंने निकाला था वो था 1750 डिवाइडेड बाय टोटल हो गई 30। उसने मुझसे 30 वैल्यूज का डिवीजन मांगा है, इसलिए मैं 30 वैल्यूज का डाटा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर वो 20 वैल्यूज का मांगता तो मैं 20 वैल्यूज का डाटा इस्तेमाल करता, पर ऐसा होता नहीं है। वो जितने उसने स्क्वायर दिया, क्योंकि स्क्वायर जो है इस वक्त ये टोटल 20 वैल्यूज का सम है, ये 10 वैल्यूज का सम है, तो टोटल कर दिया तो 30 वैल्यूज का सम आ गया। तो मुझे 30 का ही निकालना होगा। ये आ रहा है 33691.222। सिग्मा जो है जब मैं इस पर रूट लेके आंसर डालूंगा तो हो जाएगा मेरे पास 183.55। सही है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गई बात? यहाँ तक कोई मसला? यस सर। यहाँ तक कोई परेशानी? कोई बात है? अच्छा, ये मामला हमारा हो गया फिनिश, ठीक है। और इस मामले के साथ हम आपको देता हूँ, कौन सवाल देता हूँ, एक दो सवाल देता हूँ ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। लो, साले सवाल ही कम है इसमें तो, लेकिन अच्छा है कि एक सवाल यहाँ से भी मिल गया। ये माचूमाना सवाल जो है ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। अब इसमें एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चन है ना, दो तीन और, फिर वो करवा के मैं चला जाऊंगा डाटा के ऊपर, डाटा रिप्रेजेंटेशन पे, यानी कि डाटा की मेजर स्टैंडर्ड समझ में आ गई तो फिर मैं डाटा के उस पर चला जाऊंगा। ये है भैया जी आपका होमवर्क, और ये है आपका होमवर्क। तो